शोध प्रस्ताव लिखने के कारण हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे सब शोध प्रस्ताव लेखन वाला जो चैप्टर है उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न है, उनको हम लोग देख लेंगे, क्योंकि हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि कम से कम समय में सभी प्रश्नों को देख लिया जाए, संभावित प्रश्नों को। इसलिए हम सभी प्रश्नों को इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, मुख्य प्रश्नों को ही शामिल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शोध प्रस्ताव लिखने का कारण है शोध कार्य को सरलता देना, सुचारू कार्य संचालन की दृष्टि से, शोध कार्य को व्यवस्थित रखने के उद्देश्य से। तो इसमें देखा जाए तो सभी सही हैं, क्योंकि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी कार्यों के लिए ही हम शोध प्रस्ताव लिखते हैं, रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं या सिनॉप्सिस जो हम बनाते हैं, उसका कारण यही होता है। फिर है प्रश्न नंबर 2, शोध की रूपरेखा लिखते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भाषा सरल हो, प्रारूप वैज्ञानिक हो, वाक्यों को भूतकाल में लिखा जाना चाहिए। उपरोक्त सभी सही हैं। तो शोध की रूपरेखा जब लिखी जाएगी तब के लिए है, शोध प्रपोजल में भविष्य काल में हम लोग लिखते हैं। शोध की रूपरेखा का अंतिम अध्याय कौन सा होता है? तो इसका रूपरेखा जो हम लिखते हैं, मतलब जब डिसर्टेशन लिखें या थीसिस लिखें, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो शोध की जब रूपरेखा लिखी जाती है तो इसका जो है संदर्भ ग्रंथ सूची, इसका अंतिम अध्याय कौन सा होता है? संदर्भ ग्रंथ सूची। शोध में शोध के निष्कर्षों का सामान्यीकरण निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर 4 का डी हो जाएगा। इन सभी पर प्रतिदर्श के प्रकार पर, प्रतिदर्श के आकार पर, प्रतिदर्श के गुणों पर। फिर हमारा 5वां है, शोध के संदर्भ में जगत का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वह समूह जिसके लिए चर का मान है, मतलब जिस पे प्रयोग किया जा रहा है। जगत का या जनसंख्या के प्रकार हैं, तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। सभी हैं, समजाति तथा विषमजाति, सीमित तथा असीमित, वास्तविक व काल्पनिक। एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले माध्यमिक के छात्र किस प्रकार की जनसंख्या होंगे? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सीमित है। रक्त की एक बूंद किस प्रकार की जनसंख्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। समजाति है। प्रतिचयन के लक्ष्य हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कम खर्च में सूचना प्रतिचयन बोले, मतलब प्रतिचयन हम क्यों करते हैं? हम नमूना क्यों लेते हैं, सैंपल क्यों लेते हैं? इसका लक्ष्य क्या होता है? कम खर्च में सूचना प्राप्त करना, कम समय में परिणाम ज्ञात करना, प्रतिचयन प्रश्न को कम करना। प्रतिचयन के लाभ होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। सभी हैं। समय व धन की बचत होती है, गहन अध्ययन कर सकते हैं विश्वसनीयता के लिए। निम्न में से क्या प्रतिदर्श की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। समष्टि में विषमजातीयता, तो ये इसकी कोई विशेषता नहीं है, इसकी एक कमी है, कॉजेज है। उसके बाद हम देखते हैं संभावित प्रतिचयन का अन्य नाम है। जो संभावित प्रतिचयन है विधि है, उसका अन्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी ए और सी दोनों सही हैं, यानी अर्ध संभाव्यता प्रतिचयन और संयोगिक चयन दोनों इसको बोलते हैं। संभाव्यता चयन की विशेषताएं नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। विषम जातीय जनसंख्या होना इसकी जो है विशेषताओं में शामिल नहीं है। जनसंख्या का स्वरूप ज्ञात होना, प्रतिदर्श की वांछित संख्या ज्ञात होना, जनसंख्या प्रत्येक सदस्य के प्रतिदर्श में शामिल होने की संभावना, ये सभी जो हैं रैंडम सैंपलिंग में शामिल होती हैं। संभाव्यता प्रतिदर्श के प्रमुख प्रकार हैं साधारण यादृच्छिक प्रदर्शन, स्तरीकृत यादृच्छिक प्रदर्शन, क्षेत्र या गुच्छ प्रदर्शन या क्लस्टर सैंपलिंग जिसको बोलते हैं, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। संभाव्यता प्रतिदर्श की सीमा है, तो इसका राइट आंसर जो है 15 का ए हो जाएगा। बड़ी संख्या के लिए उपयुक्त नहीं होता है। कोटा प्रतिदर्शन, हिमगंधुक प्रतिदर्श और प्रासंगिक प्रतिदर्श प्रकार हैं, तो ये असंभाविता प्रतिदर्श जो है उसके प्रकार हैं। असंभाविता प्रतिदर्श के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ज़्यादा धन व सम लगता है, क्योंकि इसमें तो हम चुने चुनाए लोगों को लेता है, तो ज़्यादा धन और सम नहीं लगता है। क्या संभाविता प्रतिचयन का दोष नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पक्षपात की संभावना, विश्वसनीयता तथा वैधता कम होना, प्रतिदर्शन द्वारा जनसंख्या का पूर्ण प्रतिनिधित्व करना, तो ये सभी असंभावित प्रतिचयन का दोष नहीं है। तो ये सभी इसके दोष हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं लग गया है, लेकिन नहीं होगा इसमें। ये पूछ रहा है दोष, तो नहीं वाला हटा दें, तो इसमें ये सभी इसके दोष हैं। ठीक है। टिपेट तालिका किस प्रकार की प्रतिचयन विधि का प्रकार है? तो 19 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। साधारण, अनियमित,
अनियमित प्रतिदर्शन की विश्वसनीयता को ज्ञात करने की विधि है, तो 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी हैं। समांतर न्यायाधीश द्वारा जनसंख्या के अध्ययन तथा विचलन की तुलना से उप न्यायाधीश विधि के द्वारा, इनके द्वारा हम क्या है इसकी विश्वसनीयता की जांच कर सकते हैं। प्राथमिक आंकड़ों की विशेषता क्या नहीं है, तो 21 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ये किसी संस्था के द्वारा एकत्र किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें कोई जो रिसर्चर है वो स्वयं ही डाटा को कलेक्ट करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं 22 पे। तो 22 हमारा क्या है, आंकड़ों के प्रकार हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो ए और बी, तृतीयक कोई नहीं होता, प्राथमिक और द्वितीयक होते हैं। आंकड़ों के बारे में वे तथ्य जो शोधकर्ता को ज्ञात होने चाहिए वो क्या है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्य कौन कौन से किन उपकरणों से आंकड़े प्राप्त होंगे, आंकड़े सही ढंग से मिल पाएंगे या नहीं, क्या आंकड़े अपनी जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व करते हैं। उपकरण का चुनाव करते समय शोधकर्ता उसकी किन किन विशेषताओं को ध्यान में रखे, तो 24 का राइट आंसर जो है हमारा डी हो जाएगा, यानी विश्वसनीयता, प्रमाणीकरण, वैधता तथा वस्तुनिष्ठता का। उपकरणों की विश्वसनीयता से तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर 25 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। प्राप्तांकों की स्थिरता से हमारा है मतलब सभी कोई भी प्राप्तांक दे समान रहे। प्रमाणीकृत परीक्षण की विशेषता क्या होती है, तो इसका 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा। एक ही प्राप्तांक प्राप्त होना चाहिए। उपकरण की वैधता से अभिप्राय होता है, तो 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा। केवल उसी तथ्य का मापन करें जिसके लिए वह बना है। एक अच्छे उपकरण में क्या गुण नहीं होना चाहिए, तो 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा। व्यक्तिनिष्ठता नहीं होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए इसकी जगह पे। अनुसूची किस प्रकार का शोध उपकरण है, तो हमारा 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा। परिवेक्षा आकार टाइप का है। उपलब्धि परीक्षण किस श्रेणी में आते हैं, तो इसका राइट आंसर ए डी हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में ये आते हैं। कोई कोटि निर्धारण में पैमाना मानक मानक करती है, तो कोटि निर्धारण मापनी जो हमारी होती है वो किससे संबंधित है, तो वो इन सभी से चर की श्रेणी, चर की गहनता, चर की बारंबारता से को बताती है। निर्धारण मापनी का प्रमुख तत्व नहीं है, तो 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें चर नहीं है, निर्णायक, विषयी, सातत्य और चर तो इसमें चर नहीं शामिल होता है। निर्धारण मापनी के संकेत में किसके विषय में ध्यान दिया जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। ये सभी संबंधता, भिन्नता, वस्तुनिष्ठता, इन सभी चीज़ों का ध्यान दिया जाना चाहिए। 34 है, निर्धारण मापनी के विषय में असत्य कथन है, तो 34 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। निर्धारणकों की व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभाव नहीं पड़ता, इस पर बिल्कुल पड़ता है, तो ये इसके बारे में गलत कथन हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। निर्धारण मापने की प्रमुख त्रुटियां हैं, तो 35 का राइट आंसर जो हमारा होगा वो डी हो जाएगा। उदारता की त्रुटि, पक्षपात की त्रुटि, केंद्रीय मान की त्रुटि, ये सभी प्रकार की त्रुटियां इसमें देखी जा सकती हैं। किसी निश्चित परिस्थितियों, व्यक्तियों, वस्तुओं के प्रति स्वाभाविक तत्परता को कहा जाता है, तो 36 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अभिवृत्ति मापन की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर 37 का हमारा जो है सी हो जाएगा। थर्स्टन के द्वारा किया गया था। अभिवृत्ति की एक विशेषता है, तो 38 का राइट आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। यह जन्मजात व अर्जित दोनों प्रकार की हो सकती है। अभिवृत्ति की विशेषता में किसे शामिल नहीं करेंगे, तो 39 का राइट आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। यह पूर्ण रूप से स्थायी होती है, अपरिवर्तनशील होती है, ऐसा नहीं है, बदलती रहती है। अभिवृत्ति मापन की व्यवहारिक विधियां कौन सी हैं, तो 40 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी ई और बी, प्रत्यक्ष विधि और प्रत्यक्ष व्यवहार निरीक्षण विधि। फिर अभिवृत्ति मापन की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, तो 41 का राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रत्यक्ष प्रदर्शन विधि फिर है। अभिवृत्ति मापन की सीमा है, तो 42 का राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी असंतुलित व्यक्त व्यवहार बड़ी जनसंख्या के लिए असुविधाजनक, सामाजिक तथ्य तथा सामाजिक समस्या से संबंधित। प्रवणता वर्तमान योग्यता है जो व्यक्ति के भविष्य की क्षमताओं की ओर संकेत करती है। यह कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर 43 का बी हो जाएगा। ट्रेक्लर महोदय का ये कथन है। सुपर के अनुसार प्रवणता की विशेषता नहीं है, तो 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा। बोधगम्यता इसमें शामिल नहीं है, तो शामिल क्या है, विशिष्टता, सकारात्मक रचना, स्थिरता शामिल है। प्रवणता के विषय में क्या तथ्य सही नहीं, सही है, तो 45 का राइट आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। वर्तमान में होने वाली भविष्य की ओर संकेत करती है। सामान्य प्रवणता मापन किस गुण का मापन करता है, तो 46 का राइट आंसर डी हो जाएगा। सभी सामान्य बुद्धि, मानसिक योग्यता, सीखने की योग्यता आदि जो प्रवणता परीक्षण विशिष्ट रोजगार क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं वे कहलाते हैं, तो 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा। विशिष्ट प्रवणता परीक्षण, क्योंकि ये विशिष्ट चीजों से जुड़े होते हैं।
फिर हम आगे आ जाते हैं, विभेदी प्रवणता परीक्षण किस कक्षा के छात्रों के लिए हैं? तो हमारा जो 48 है, 48 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कक्षा 1 से 12। विभेदी प्रवणता परीक्षण में कितनी परीक्षण पुस्तिकाएँ होती हैं? तो 49 का राइट आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। दोनों परीक्षणों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? दोनों परीक्षणों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो 50 का राइट आंसर ए हो जाएगा, स्पीड टेस्ट। स्पीड लिस्ट हो जाएगा, स्पीड लिस्ट। वर्तनी की क्षमता की प्रवणता को जांचने के लिए इस परीक्षण में कितने मिनट दिए जाते हैं? तो 51 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 10 मिनट। प्रवणता परीक्षण का लाभ होता है, तो इसका 52 का राइट आंसर डी हो जाएगा। सभी शैक्षिक सुधार, प्लेसमेंट में, व्यवसाय सुधार में। उपलब्ध परीक्षण किस क्षेत्र में किए जाते हैं? तो 53 का राइट आंसर डी हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में, व्यवहारिक परिवर्तन के क्षेत्र में। निबंधात्मक निष्पत्ति परीक्षण का दोष क्या है? तो 54 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें वैधता वस्तुनिष्ठता नहीं होती है, कम होती है। 55 हमारा है, निबंधात्मक निष्पत्ति परीक्षण के द्वारा फायदा क्या होता है? तो डी, मूलक चिंतन का विकास होता है, अभिव्यक्ति का सही मूल्यांकन होता है, रचनात्मक चिंतन का विकास होता है। शिक्षक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण के लिए क्या कथन अनुचित है, मतलब गलत है? तो 55 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। ये मानकीकृत नहीं होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सीमाएं हैं, तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। ये सभी मौलिकता का परीक्षण नहीं, मौलिक चिंतन के लिए स्थान नहीं, नकल की प्रबल संभावना। निष्पत्ति परीक्षण में निम्नलिखित में से क्या नहीं करते हैं? तो 58 का राइट आंसर बी हो जाएगा। व्यक्तिक क्षमता का विकास। रुचि के प्रकार हैं, तो हमारा जो 59 है, 59 का राइट आंसर डी हो जाएगा। मापित, अभिव्यक्ति, व्यक्त, ये सभी हो जाएगा। आंतरिक रुचि के बारे में असंगत तथ्य है कि मतलब गलत तथ्य क्या है? तो इसमें सी है, आकर्षण स्थायी होता है जो लक्ष्य प्राप्ति के बाद समाप्त हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम आ जाते हैं आगे। रुचि मापने के लिए नियमित विधियां हैं, तो 61 का राइट आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी स्ट्रांग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक, मकूडर परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, थर्स्टन वोकेशनल इंटरेस्ट शेड्यूल, तो ये सभी हो जाएंगे। फिर हमारा 62 है, व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधियों में शामिल नहीं है, तो 62 का राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रक्षेपी विधियां। व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधियों की सीमा में क्या असंगत है? तो 63 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ये केवल अचेतन पक्ष का मापन करती हैं। व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियां हैं, तो 64 का राइट आंसर डी हो जाएगा। सभी रेटिंग स्केल, परिस्थिति परीक्षण, शारीरिक परिवर्तन परीक्षण होगा। रोल्सा इंक ब्लॉक टेस्ट किस प्रकार के व्यक्तित्व मापन की प्रविधि है? तो इसका राइट आंसर जो है 65 का डी हो जाएगा, व्यक्तिनिष्ठ है ये प्रक्षेपी में आएगा। रोल्सा इंक ब्लॉक टेस्ट जो है वो प्रक्षेपी में आता है। 65 जो हमारा प्रक्षेपी प्रविधि है। फिर हमारा ध्वनि व्याख्या विधि किस प्रकार की व्यक्तिगत मापन की विधि है? तो 66 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रक्षेपी है। प्रक्षेपण विधि के प्रक्रम के अनुसंधान का प्रमुख साधन है, तो 67 का राइट आंसर सी हो जाएगा। वर्णनात्मक प्रेक्षण को वैज्ञानिक विधि मानने की अनिवार्य शर्त क्या है? तो 68 का राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसकी वैधता व विश्वसनीयता की जांच का साधन उपलब्ध हो, इसका नियोजन व्यवस्थित हो, इसका सही आलेखन हो, प्रेक्षण व अवलोकन की विशेषता नहीं है, तो 69 का राइट आंसर डी हो जाएगा। या केवल अप्रकट व्यवहार का अध्ययन करता है, प्रेक्षण के बारे में असंगत तथ्य है, तो 70 का राइट आंसर ए हो जाएगा। केवल मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, नियंत्रित प्रेक्षण है, तो 71 का राइट आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। ये सभी स्वतंत्र प्रेक्षण, निष्क्रिय प्रेक्षण, अवैज्ञानिक प्रेक्षण, अनियंत्रित प्रेक्षण की सीमा होती है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सत्यापनीय न होना, व्यक्तिगत पक्ष की संभावना, वैधता तथा विश्वसनीयता का अभाव, ये सभी बातें इसके बारे में सत्य हैं। उसके बाद है अनियमित प्रेक्षण के प्रकार नहीं है, तो 73 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सामूहिक प्रेक्षण सहभागी, असहभागी, अर्ध सहभागी होता है, लेकिन सामूहिक कोई इसमें नहीं होता। सहभागी प्रेक्षण के बारे में क्या तथ्य ठीक नहीं है? तो 74 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें समय व धन की बचत होती है, ऐसा नहीं, इसमें इसका उल्टा होता है। सहभागी प्रेक्षण के बारे में अनुचित तथ्य हैं,
गलत का तथ्य है तो 75 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अवलोकनकर्ता पूर्ण रूप से समूह का भाग लेता है, ये बिल्कुल गलत है। असहभागी परीक्षण का गुण नहीं है तो क्षेत्र का राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रकारात्मक एकता का होना, वह परीक्षण जिसमें अवलोकनकर्ता की भूमिका मध्यवर्गीय होती है तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अर्ध सहभागी प्रेक्षण नियंत्रित प्रेक्षण के गुण नहीं है तो हमारा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें गुणात्मक अध्ययन करते हैं। वह प्रेक्षण जिसमें अवलोकन के लिए यांत्रिक साधनों का उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नियंत्रित प्रेक्षण प्रेक्षण में आंकड़ों के लेखन में किसका प्रयोग असंगत है तो इसका राइट आंसर 80 का राइट आंसर डी हो जाएगा। रेटिंग स्केल साक्षात्कार एक प्रकार की प्रश्नावली है। कैसी प्रश्नावली है तो मौखिक प्रश्नावली है। फिर हमारा है साक्षात्कार के बारे में असंगत तथ्य है, मतलब गलत तथ्य क्या है तो 82 का डी हो जाएगा। इसकी विश्वसनीयता व वैधता उच्च स्तर की नहीं होती है तो ये इसके बारे में गलत है। साक्षात्कार के विषय में साक्षात्कार के निम्न में से क्या उद्देश्य नहीं है तो 83 का राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रायोगिक अध्ययन के लिए अनुप्रयोगी। फिर है शोधकर्ता व विषयी के संबंध में आधार पर होने वाले साक्षात्कार निम्न में से कौन सा नहीं है तो 84 का राइट आंसर सी हो जाएगा। उपचारात्मक। फिर हमारा है 85 नंबर क्वेश्चन, कार्य के अनुसार साक्षात्कार का प्रकार नहीं है तो व्यक्तिगत नहीं है। निदानात्मक, उपचारात्मक, अनुसंधान ये कार्य हैं लेकिन व्यक्तिगत कोई कार्य नहीं है। उपचारात्मक साक्षात्कार निम्न में से किस कार्य के लिए होते हैं तो 86 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सामाजिक समस्या के समाधान के लिए। असंचरित साक्षात्कार से संबंधित असंगत तथ्य है तो 87 का राइट आंसर बी हो जाएगा। यह मानकीकृत होता है। फिर हमारा है सामूहिक साक्षात्कार की विशेषता है तो 88 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही। एक साक्षात्कारकर्ता तथा अनेक विषयी, अनेक साक्षात्कारता व एक विषयी। गहन साक्षात्कार है जिसमें क्या होता है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी समस्या के शोध का गहन अध्ययन, समस्या से संबंधित अन्य तथ्यों का गहन विश्लेषण, परिकल्पना के औचित्य का गहन परीक्षण। साक्षात्कार की पूर्व की तैयारी में साक्षात्कारता करता है तो 90 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इन सभी कार्यों को कौन कौन से उद्देश्यों का निर्धारण, साक्षात्कार के प्रकार का निर्धारण, प्रश्नों के प्रकार का निर्धारण। फिर हमारा 91 है तो 91 में साक्षात्कारता के संबंध में क्या तथ्य ठीक नहीं है तो यह अमूर्त घटनाओं का अध्ययन नहीं करता तो ये तथ्य इसके बारे में गलत है। साक्षात्कार विधि की सीमाएं हैं तो 92 का राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसमें क्या है, इसमें प्राप्त सूचना संदेहपूर्ण हो सकती है, इसमें मानकीकृत स्थितियों का अभाव रहता है, इसमें परिणाम दूषित हो सकते हैं। 93 है प्रक्षेपी प्रविधियां ऐसे तंत्र होते हैं जिनमें के माध्यम से कल्पना को उभारने के लिए एकल प्रतिभागियों, अंतरक्रियाओं के प्रति मनोभावों तथा नाटकीय स्तंभों को उकसाना तथा उन्हें स्पष्ट करना होता है। यह कथन किसका है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हेनरी व मूरे का है। प्रक्षेपण की विशेषता है तो 94 का राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी व्यक्तित्व के आंतरिक पहलू की जानकारी, शील गुणों का प्रकटन, व्यक्तित्व के कुंठाओं की जानकारी उपरोक्त सभी सकते हैं। फिर है प्रक्षेपी प्रविधियों के प्रकार नहीं है तो हमारा 95 का राइट आंसर डी हो जाएगा। शाब्दिक तार्किक योग्यता परीक्षण। बाकी साहचर्य विधियाँ, रचना प्रविधियाँ, भावबोधक प्रविधियाँ ये सभी जो है प्रक्षेपी प्रविधियाँ हैं। साहचर्यात्मक प्रविधि के जनक कौन है तो हमारा 96 के राइट आंसर बी हो जाएगा। फ्रायड महोदय हैं। रोल्सा इंक ब्लॉक टेस्ट किस प्रकार के प्रक्षेपी प्रविधि है तो 97 का राइट आंसर ये हो जाएगा। साहचर्यात्मक प्रक्षेपी विधि की रचना प्रविधियों के प्रकार नहीं है तो 98 का राइट आंसर बी हो जाएगा। रोल्सा इंक ब्लॉक टेस्ट पूर्व प्रविधियों से संबंधित बेमेल तथ्य हैं तो 99 का राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रस्तुत की गई वस्तु चित्र भी हो सकता है। भावबोधक प्रविधि व रचना प्रविधि में अंतर होता है तो 100 में हमारा जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। रचना विधि में ध्यान रचना की ओर होता है जबकि भावबोधक विधि में रचना के ढंग पर रहता है कि किस ढंग से वो क्या उसमें बना रहा है ये देखा जाता है। 101 में भूमिका निर्वाहन विधि अध्ययन करती है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी व्यक्ति के परस्पर अंतर संबंधों की, व्यक्तियों की भावनाओं एवं पूर्वाग्रहों की, व्यक्तियों के बीच प्रभुता व दासता के संबंध की प्रक्षेपी प्रविधियों के गुण हैं तो 102 में राइट आंसर डी हो जाएगा। संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन, पुनरावृत्ति की सुविधा, प्रशासन की सुविधा ये सभी बातें सत्य हैं। फिर निम्न में से क्या तथ्य असत्य है तो हमारा 103 में सी हो जाएगा। प्रश्नावली तथा अनुसूची एक दूसरे के विरोधी नहीं होते हैं, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। उत्तर
एक उत्तम प्रश्नावली के निर्माण के लिए निम्न में से किस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है? तो 104 का राइट आंसर सी हो जाएगी। प्रश्नों की प्री टेस्टिंग इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। फिर है साक्षात्कार को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो हमारा 105 का राइट आंसर सी हो जाएगा। वार्तालाप की श्रेणी में जिस साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता कुछ मानक प्रश्नों को निश्चित क्रम में पूछता है उसे कहा जाता है। तो 106 का राइट आंसर ए हो जाएगा। संचित साक्षात्कार, एक शोधकर्ता किसी विषय का साक्षात्कार लेता है जिसका उद्देश्य विषय का किसी पद पर चयन करना है। ऐसे में साक्षात्कारकर्ता किस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग करेगा? तो 107 का राइट आंसर ए हो जाएगा। साक्षात्कार अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची की कई विशेषताएं हैं, निम्न में से कि दिए गए विशेषताओं में शामिल नहीं करेंगे। तो 108 का राइट आंसर डी हो जाएगा। साक्षात्कार अनुसूची में केवल क्लोज्ड क्वेश्चन को ही शामिल किया जाता है, इसको ये गलत है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण से तात्पर्य है, तो 109 में का डी हो जाएगा। एक ऐसी मानकीकृत प्रविधि जिसके सहारे व्यवहार के प्रतिदर्श की एक वस्तुनिष्ठ मानकीकृत माप होती है। 110 में देख लें तो एक ऐसा परीक्षण जिसमें प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उदार समय सीमा होती है ताकि अधिकतम परीक्षार्थी उसका सही उत्तर दे सकें, उसे कहा जाता है। तो 110 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्षमता परीक्षण प्रतिदर्श के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष जाने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी प्राचल, पैरामीटर अनुमान, सांख्यिकीय अनुमान, आधार सामग्री विश्लेषण, निर्वाचन, उपरोक्त सभी तो जब प्रतिदर्श के आधार पर निकाले गए जो निष्कर्ष होते हैं उनको सांख्यिकीय अनुमान कहते हैं। पैरामीटर जो है हमारा वो जनसंख्या के आधार पर निकलता है। बहुविकल्पीय प्रश्नों में से एक गुड डिडक्टर उसे कहा जाएगा जो क्या करता है। 112 का राइट आंसर बी हो जाएगा। वैसे उत्तम विकल्प को कहा जाएगा जिससे सही उत्तर के रूप में निम्नतम समूह के परीक्षार्थियों द्वारा उच्चतम समूह के परीक्षार्थियों की अपेक्षा अधिक चुना जाएगा। उसके बाद हमारा है एक अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों को एक परीक्षण कराता है तथा पाता है कि उसके कुछ छात्रों की रुचि चित्रकला, कुछ की संगीत, कुछ की यंत्रों में तथा कुछ की रुचि गणित में ज़्यादा है। अध्यापक ने कौन सा परीक्षण किया है? तो 113 का राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रवणता परीक्षण, एक गणित का अध्यापक कक्षा में पाता है कि कुछ छात्र गणित में ठीक ढंग से नहीं सीख पाते हैं, वह उसकी विषय विशेष की सीखने की गति का परीक्षण करता है। अध्यापक छात्रों पर कौन सा परीक्षण कर रहा है? तो 114 का बी हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 इसमें सही है, यानी ऐतिहासिक शोधों में तात्पर्य नए तथ्यों की खोज करना था, इससे अतीत की घटनाओं से संबंधित तथ्यों का आकलन करना है। और 2 है शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, अध्यापन, व्यवस्थापन, संचालन व नियोजन के लिए क्रियात्मक अनुसंधान व तथा प्रेरणात्मक अनुसंधान पर आधारित बलों को तीव्र गति की जरूरत होती है। ये सभी बातें सही हैं। फिर 116 में देख लें, सुमेलित करना है, तो इसमें 116 का जो राइट आंसर है ए हो जाएगा, यानी ए में 5 है। 5 4 3 2 1 मतलब उल्टे क्रम में इसको मिला देना है, यानी युग्म तुलनात्मक विधि जो है, अभिव्यक्ति परीक्षण है, विभेदी प्रवणता परीक्षण जो है, निष्पत्ति परीक्षण है, फिर हमारा समतुल्य प्रश्न जो है वो निष्पत्ति क्षमता परीक्षण है, क्रूडर परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो रुचि परीक्षण है, क्रीड़ा विधि जो है प्रक्षेपी विधि है। तो उसके बाद है प्रेक्षण या अवलोकन के विषय में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 117 का राइट आंसर बी है, यानी 1 और 5 सही नहीं है। यह व्याख्यात्मक अनुसंधान का प्रमुख साधन है, यह भविष्योन्मुखी नहीं होता। तो ये दोनों बातें इसके बारे में गलत है। हम 118 को देख लेते हैं, तो 118 का जो राइट आंसर हो जाएगा साक्षात्कार के चरणों का सही क्रम का होगा, तो इसका 118 का डी हो जाएगा, यानी 3 2 32 145 हो जाएगा, यानी 32। पारस्परिक परिचय, फिर है साक्षात्कार के प्रकार का निर्धारण, फिर हमारा अनुकूल अवसर तथा स्थान का चुनाव, फिर हमारा चौथा है अनुसंधान प्रतिवेदन की रचना, उसके बाद है उत्तरों का विश्लेषण। फिर हमारा 19 है, 19 को देखें तो इसमें सूची दो सूची उनको मिलाना है, तो इसमें 19 का ए हो जाएगा, यानी 41-23 हो जाएगा। इसमें देखें निबंधात्मक प्रश्न जो हमारा है पूर्ति की क्षमता होती है, समतुल्यता समानता का निर्धारण करती है, फिर रिक्त स्थान पूर्ति जो है युग्म बनाने की क्षमता है, मिलान का प्रकार जो है वो हमारा विभेदन क्षमता से संबंधित है। फिर हमारा 120 नंबर क्वेश्चन है, तो 120 का जो है बी हो जाएगा, यानी 21-34 हो जाएगा। तो यानी WN मुनरो जो हमारे हैं वो अपूर्ण व पूर्ण समाधान से संबंधित हैं। हमारे PM जो हैं वो निरपेक्ष व्यापक से संबंधित हैं। हमारा
सीसी क्रोफार्ड जो है वो यंत्र उपकरण प्रयोग से संबंधित हैं, और हमारा जे.डब्ल्यू. बेस्ट जो है नियमबद्ध व क्रमबद्ध प्रक्रम से संबंधित है। 21 है, नीचे दिए गए कथनों एवं कारणों को ध्यान पूर्वक पढ़कर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसको देख लेते हैं 21 वाले को। तो इसमें क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन के लिए वही समस्या उपयुक्त होती है जिसका समाधान संभव है। धार्मिक, दार्शनिक व आध्यात्मिक समस्या वैज्ञानिक अध्ययन की परिधि के बाहर रहती है, क्योंकि उसका संतोषजनक व वैज्ञानिक अध्ययन हमेशा संभव नहीं होता है। तो इसमें सी हो जाएगा। ए तो सही है, लेकिन आर इसके बारे में गलत है। तो ये हम यहीं तक इसमें रखेंगे। अब हम अगली यूनिट पे चलेंगे। चलिए, तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। मापन द्वारा अवलोकन किया जाता है। तो मापन द्वारा अवलोकन किया जाता है जो है परिणात्मक रूप से। मापन द्वारा हम क्या करते हैं, परिणात्मक रूप से किसी चीज का जो है मापन अवलोकन करते हैं। फिर हमारा बी है, शैक्षिक मापन भौतिक मापन की अपेक्षा कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाए, कम शुद्ध होता है, कम वस्तुनिष्ठ, कम सुनिश्चित होता है। भौतिक मापन क्योंकि वो ज़्यादा स्पष्ट रूप से चीज़ें होती हैं, मात्रात्मक डाटा होता है, इसमें गुणात्मक डाटा होता है। तीसरा है, शैक्षिक मापन के पूर्व निर्धारित मानक होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, आत्मनिष्ठ। फिर हमारा जो कुछ भी अस्तित्वान है उसका मापन हो सकता है, यह शब्द किसने कहा है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने कहा है। मापन की क्रिया में मापी जाने वाली विशेषताओं को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कांस्टेंट। फिर है मापन के उपयोग हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वर्गीकरण, चयन, तुलनात्मक अध्ययन। ये सभी मापन में एक गुण का मान प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मापन की इकाई निश्चित नहीं होती हैं, यही कारण है। 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर है 8, मापन के लिए बेमेल तथ्य है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मूल्यांकन मापन में सहायक होता है, जबकि इसका उल्टा होता है, मापन मूल्यांकन में सहायक होता है, ना कि मूल्यांकन मापन में। फिर हमारा 9 है, 9 में मापन की सीमा के बारे में बेमेल तथ्य है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इसका स्तर भौतिक मापन जैसा ही होता है। तो जो हमारा मापन होता है इसका भौतिक मापन जैसा इसका यहाँ पे शैक्षिक मापन की बात हो रही है, तो शैक्षिक मापन का भौतिक मापन के जैसा स्तर नहीं होता। शैक्षिक मापन का आधार है, तो 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा, आंकड़े। और उसके बाद है सरल से कठिन मापन के क्रम में सबसे नीचे के स्तर की मापनी है, मतलब सबसे निम्न स्तर की मापनी कौन सी होती है। 4 स्तर होते हैं हमारे, नामित, क्रमित, अंतराल और रेशियो या अनुपात, जिसको हम इंग्लिश में बोलें तो नॉमिनल, फिर ऑर्डिनल, फिर इंटरवल एंड रेशियो। तो इसमें सबसे निचले स्तर की कौन सी होती है, नॉमित। मापनी का वर्गीकरण किया है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्टीवेंस महोदय हैं, इन्होंने इसका वर्गीकरण किया है। मापन के 4 स्तर बताए और उसी के आधार पर 4 स्केल्स भी इन्होंने दी हैं, स्टीवेंस महोदय ने। नामित मापनी द्वारा मापन होता है, तो 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा, गुणात्मक मापन होता है। क्रमित मापनी के अन्य नाम है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी पदांकन मापी, वर्ग निर्माण मापनी, क्रमात्मक मापनी, ये सभी। 15 है, क्रमित मापनी द्वारा कौन सी गणना नहीं की जा सकती। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मध्यमान। शिक्षा में के क्षेत्र में सर्वाधिक वो कौन कौन से सकते हैं, तो मध्यांक, शतमांकी, सहसंबंध, ये हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक उपयुक्त मापनी है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अंतराल मापनी होएगा मेरे हिसाब। शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में हाँ बी हो जाएगा, क्रमित मापनी हो जाएगी। अंतराल मापनी मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है। अंतराल मापनी द्वारा नहीं मापा जा सकता है, तो 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बहुलक। अंतराल मापनी में बहुलक नहीं मापा जाता है। मापन का सर्वोच्च स्तर है, लेकिन शैक्षिक अनुसंधान में प्रयोग नहीं होती है, ये हमारी अनुपात मापनी है। अनुपात मापनी का मुख्य रूप से भौतिक विज्ञान में प्रयोग होता है। अनुपात मापनी की विशेषताएं हैं, तो इसका राइट आंसर 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी वास्तविक शून्य बिंदु होता है।
हमारा विश्वसनीय व वैधता उच्च होती है। अनुपात का स्पष्टीकरण होता है। बी से मापन किस प्रकार के आंकड़ों से संबंधित होता है, तो इसका सी हो जाएगा। मात्रात्मक गुणात्मक दोनों डाटा संकलन के लिए शोधकर्ता को डाटा की कौन सी विशेषता देखनी चाहिए, तो 21 का राइट आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। सार्थकता, पूर्ण व्यापकता, विश्वसनीयता, वैधता, ये सभी चीज़ें देखनी होती हैं, सिर्फ किसी एक चीज़ से काम नहीं चलता है। फिर है डाटा के सांख्यिकी विश्लेषण के समय शोधकर्ता को कौन सी क्रियाएं करता है, तो इसका भी डी हो जाएगा। संकलन, विश्लेषण, व्याख्या, संगठन। फिर 23 है विवरणात्मक सांख्यिकी विश्लेषण में शोधकर्ता किस सांख्यिकी प्रविधि का उपयोग करता है, तो इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, चारिता, सहसंबंध, ये सभी हो जाएंगे। फिर हमारा है वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव डाटा विश्लेषण के बारे में सही तथ्य क्या है, तो इसके बारे में 24 में बात करें तो इसका भी डी हो जाएगा। यानी ये हमें परिकल्पना के परीक्षण के बारे में बताते हैं, शोध को सार्थक बनाते हैं, डाटा की सरल व्याख्या की अनुमति देते हैं, तो ये सभी बातें इसके बारे में सत्य हो जाएंगी। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में शामिल नहीं है, तो 25 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। हमारा सहसंबंध नहीं है, इसमें माध्य माध्यिका बहुलक 3 ही शामिल होते हैं। मध्यमान वह प्रांतांक है जो जहाँ से बाकी प्रांतांकों के वितरण भागों में बट जाता है, खाली स्थान पर जाएगा। मध्यमान यानी यहाँ पे जो है 2 समान भागों में बट जाता है। अवर्गीकृत आंकड़ों के मध्य का सूत्र होता है। अवर्गीकृत जो आंकड़े हैं उनके मापन का सूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। m बराबर सिग्मा x अपान n, यानी जो हमारा माध्य होता है, यानी जिसको हम मीडियन बोलते हैं, मीन बोलते हैं इंग्लिश में, उसका सूत्र क्या होता है कि जो सभी जितने भी चर हैं आंकड़ों में, जितने भी चर दिए हैं उन सभी का योग करते हैं, फिर जितने चर हैं उस संख्या से भाग कर देते हैं। लंबी विधि से माध्य निकालने का सूत्र है, तो 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा। m इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान एन, तो इसमें जो उसकी बारंबारता है उसको भी इसमें लेकर चलते हैं। फिर है संक्षिप्त विधि से माध्य निकालने के सूत्र। जो लंबी विधि है उसका सूत्र छोटा है, लेकिन जो हमारी छोटी विधि है उसका सूत्र बड़ा है। संक्षिप्त विधि से माध्य निकालने के सूत्र हैं, तो m इक्वल टू m, इसको मॉड x भी कहीं कहीं लिखते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। m इक्वल टू am प्लस सिग्मा एफ डी अपान n इंटू सी आई, जहाँ में am क्या है, तो इसमें पूछ रहा है am क्या है, तो ये कल्पित माध्य होता है हमारा। ये क्या होता है, कल्पित माध्य होता है। फिर हम आ जाते हैं 30 पे। माध्य के ऊपर नीचे कितने प्रतिशत मध्यांक के ऊपर नीचे कितने प्रतिशत केसेस होते हैं, मतलब कितने प्रतिशत चर होते हैं, तो 50-50 होते हैं। माध्य जिसको हम मध्यांक बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं, या मीडियन बोलते हैं, वो क्या रहता है, वो मिड मतलब बीच का नंबर रहता है। वर्गीकृत आंकड़ों के मध्यांक का सूत्र होता है। अगर वर्गीकृत आंकड़ा दिया है, मतलब जिसमें बारंबारता भी दी हुई हो, और हमारी जैसे 10 से 20 तक 15 लोग, इस प्रकार से जो दिए होते हैं, तो अंतराल और बारंबारता दी हो, उनको वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। उस प्रकार के आंकड़ों का मध्यांक यानी माध्यिका निकालने का सूत्र क्या रहता है, तो इसका राइट आंसर जो है 31 का ए हो जाएगा। क्या है, एम डी इक्वल टू, इसको एम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, एल प्लस ब्रैकेट एन अपान 2 माइनस एफ बी अपान एफ इंटू सी आई। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मध्यांक की विशेषताओं में शामिल नहीं है, तो कौन सी चीज़ शामिल नहीं है, तो 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा। एक मिनट में चेक करूँ, दूसरे पेज पे तो नहीं आ गया, नहीं ठीक है। हाँ, तो 32 का हमारा क्या है, 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसमें सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है, इसमें भी सामान्यीकरण किया जा सकता है। इसका उपयोग रैंकिंग डाटा में किया जाता है, ये भी सत्य है। इसका उपयोग अपरा सांख्यिकी में किया जाता है, ये भी सत्य है। इसका उपयोग वर्गीय वितरण में किया जा सकता है, ये सभी बातें इसके बारे में सत्य हैं। और इसमें सामान्यीकरण किया जा सकता है, ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा, इसलिए ये गलत है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में सर्वाधिक उपयोग होने वाली माप है, तो 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा। बहुलांक जो है सबसे ज़्यादा इसमें यूज होता है, क्योंकि ये सबसे ईजी होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है। फिर हमारा है बहुलांक निकालने का सूत्र है, तो 34 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी ए और बी दोनों सही हैं, यानी m0 इक्वल टू एल प्लस
ब्रैकेट FA/FA+FB/CI, और दूसरा है बहुलांक बराबर 3 मध्यांक माइनस 2 माध्य। ये दोनों सूत्र सही हैं इसके बारे में। फिर 35 है विचलनशीलता व सीमा है जिसमें प्राप्तांक अपने मध्यमान से ऊपर या नीचे वितरित रहते हैं। यह कथन किसका किसका है? तो 35 का राइट आंसर जो हमारा है बी हो जाएगा। लिंक्विस्ट का ये कथन है विचलन के मापों के प्रकार में शामिल हैं। तो 36 का राइट आंसर डी हो जाएगा। सभी हैं, कौन कौन से हैं विचलन की जो माप रहती हैं? प्रसार मानक विचलन, मध्यमान विचलन, चतुर्थांश विचलन, विचलन गुणांक, ये सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। प्रसार का उपयोग सीमित है क्योंकि ऐसा क्या है? तो डी इसका आंसर है, यानी उपरोक्त सभी देख लेते हैं। इसमें केवल छोरों की संख्याओं को ही प्रतिनिधित्व दिया जाता है। n की संख्या परिवर्तित होने से इनका मान बदल जाता है। n की संख्या कम हो तो प्रसार विचलन की सही माप नहीं दे पाता। ये इसकी कुछ सीमाएं हैं। वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य विचलन का सूत्र है। वर्गीकृत जो आंकड़े हैं उनसे माध्य विचलन अगर निकालना है, यानी एमडी निकालना है, तो उसका सूत्र क्या रहेगा? तो 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा। एमडी इक्वल टू सिग्मा मॉड एफ डी अपॉन एन, इसका ये सूत्र हो जाता है। चतुर्थांश विचलन तथा चतुर्थांश के बीच की आधी दूरी होती है। चतुर्थांश विचलन तथा चतुर्थांश के बीच की आधी दूरी होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो कैसे निकालते हैं ये उसमें पूछा गया एक हिसाब से है। तो 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा। पहली तथा तीसरी दूरी के जो होती है उसके मध्य की जो डिस्टेंस है उसको आधी दूरी बोलते हैं। उसके अंतर को प्रमाणिक विचलन के बारे में असत्य कथन है। तो 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसमें प्लस तथा माइनस चिन्हों को छोड़ दिया जाता है। ये प्रमाणिक विचलन के बारे में असत्य कथन है, इसमें छोड़ा नहीं जाता है। यह माध्य विचलन का सुथरा रूप है, सही बात है। इसका प्रयोग वर्णनात्मक संख्या में होता, सही है। एनपीसी का मुख्य आधार है। ये सभी बातें माध्य विचलन के बारे में सत्य है। प्रमाणिक विचलन के वर्गीकृत आंकड़े की संक्षिप्त विधि का सूत्र क्या है? प्रमाणिक विचलन यानी एसडी जिसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड डिवीजन के जो वर्गीकृत आंकड़े अगर दिए हुए हैं उसका सूत्र क्या रहता है? तो इसको देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, यानी ए और बी दोनों सही हैं। एस टी इक्वल टू आई अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस ब्रैकेट सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र भी सही है। और दूसरा वाला जो है यानी बी एस डी इक्वल टू आई अपॉन एन इंटू ब्रैकेट एन सिग्मा एफ डी स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी का होल स्क्वायर, ये दोनों सूत्र सही हैं। फिर है विचलन गुणांक के लिए सूत्र है। तो विचलन गुणांक का सूत्र क्या होता है? तो इसका अगर देखें तो इसमें इसका राइट आंसर विचलन गुणांक के सूत्र सी वी इक्वल टू 100 इंटू सिग्मा अपान एम में एम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मध्यमान। इसमें जो एम है वो मध्यमान को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 42 का सी हो जाएगा। विश्वास सीमा 0.5 का स्तर का सूत्र है। विश्वास सीमा जो होती है कॉन्फिडेंस लेवल में 0.5 जो है उसका सूत्र क्या होता है? तो 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी सी आई इक्वल टू एम प्लस माइनस 1.96 इन 96 बोल रहे हैं, 96 सिग्मा, ये इसका सूत्र होता है। डाटा के रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण का लाभ नहीं है। तो 44 का राइट आंसर डी हो जाएगा। रेखा चित्र द्वारा चरों के सामान्य प्रवृत्ति का ज्ञान होता है। सांख्यिकी में प्रयुक्त होने वाले रेखा चित्र हैं। तो 45 का राइट आंसर डी हो जाएगा। स्तंभाकृत, आवृत्ति बहुभुज, संचित आवृत्ति वक्र तथा ओजावाइन, ये सभी शामिल होते हैं। टाइप 1 की त्रुटि कब होती है? तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। 36 का राइट आंसर डी होता है। ए तथा बी दोनों सत्य हैं। जब शोधकर्ता इसकी जांच का स्तर नीचा कर देता है, पहली बात है। जब शोधकर्ता नल परिकल्पना को सत्य लेते हुए भी अस्वीकृत कर देता है, सत्य है फिर भी कहता भाई नहीं ये असत्य है। टाइप 2 की त्रुटि के बारे में असत्य है। असत्य मतलब गलत क्या है टाइप 2 के बारे में 47 में? तो इसका राइट आंसर डी है। उपरोक्त सभी गलत हैं। इसमें बीटा एरर भी असत्य है, इसे बीटा एरर भी कहा जाता है। तो ये सत्य पूछ रहा है क्योंकि ये मुझे लग रहा है प्रश्न गलत है, इसे बीटा एरर कहा जाता है, ये भी बात सत्य है। इसमें शोधकर्ता अपनी जांच का स्तर स्वेच्छा से ऊपर कर देता है, ये भी बात सत्य है। यह तब तक होती है जब तक शोध
नल परिकल्पना को असत्य होते हुए भी स्वीकार कर लेता है, यानी ये सभी बातें इसके बारे में सत्य हैं। तो इसमें असत्य कोई भी बात नहीं है, ये प्रश्न बनाने में गलती हुई है। सांख्यिकी शक्ति की सीमा होती है, तो 48 का राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 0 से 1 तक इसकी सीमा होती है। सार्थकता के स्तर की जांच की जाती है, तो 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा। न्यायादर्श की त्रुटि को दूर करने के लिए मध्यमान की सार्थकता की परख का सूत्र है, तो मध्यमान की सार्थकता निकालने के लिए सूत्र क्या रहता है, तो 50 का राइट आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सूत्र सही हैं, यानी एस ई एम इक्वल टू सिग्मा अपान अंडर रूट एन भी सही है, और सिग्मा एम इक्वल टू सिग्मा अपान अंडर रूट एन, ये भी इस फार्मूला सही है। छोटे प्रतिदर्श के लिए मध्यांक की सार्थकता निकालने का सूत्र है, अगर छोटा प्रतिदर्श है, छोटा का मतलब यहाँ पे 30 से नीचे नंबर से है, अगर 30 से छोटा है तो उसको हम छोटा प्रतिदर्श मानते हैं, तो उसके लिए सूत्र क्या है, तो 51 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। सिग्मा एम डी एन इक्वल टू 1.256 सिग्मा अपान अंडर रूट एन माइनस 1। बड़े प्रतिदर्श के लिए चतुर्थांश की सार्थकता का सूत्र क्या होता है, बड़े प्रतिदर्श के लिए चतुर्थांश जो है उसकी सार्थकता का सूत्र क्या है, तो 52 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही, यानी सिग्मा क्यू इक्वल टू 0.786 सिग्मा अपान अंडर रूट एन भी सही है, और सिग्मा क्यू इक्वल टू 1.166 क्यू अपान अंडर रूट एन दोनों ये सही है। उसके बाद हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। सहसंबंध का मान यदि 1 है तो यह कैसा सहसंबंध होगा, तो ये पूर्ण सहसंबंध हो जाएगा, यानी सी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो भाई विचार करो बैठ के सभी लोग। तो इसका क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मध्यमान को कभी कभी अंकगणितीय माध्य भी कहा जाता है, सही है। किसी एक समूह के आंकड़ों तथा प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर समय की संख्या को विभाजित किया जाता है, नहीं। मध्यमान वह प्राप्तांक है जिसके दोनों ओर प्रदत्तों का विचलन समान होता है, तो मध्यमान है। तो इसमें 1 और 3 किसी एक समूह के आंकड़ों को जोड़कर समय की संख्या को विभाजित किया जाता है, तो यानी 1 और 3 इसमें सही है। स्थान क्रम विधि द्वारा प्राप्त सहसंबंध गुणांक को प्रदर्शित करते हैं। 55 का राइट आंसर जो हमारा है ए हो जाएगा, रो के द्वारा। ये जो सिंबल है वो रो का होता है, इसको रो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, किसको, सहसंबंध गुणांक को, ठीक है। स्थान क्रम विधि सहसंबंध को आर से करते हैं, और सहसंबंध गुणांक जब लग जाता है उसमें, तो रो से उसको प्रदर्शित करते हैं। स्थान क्रम विधि का प्रयोग कब नहीं किया जा सकता, तो 56 का राइट आंसर जो है वो आपका ए हो जाता है। जब n का मान 30 से ज़्यादा होता है, तो क्रम विधि जो है, स्थान क्रम विधि है, उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सहसंबंध की लाभ विधि के बारे में बेमेल तथ्य है, तो 57 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। यह एक कठिन विधि है, ऐसा नहीं है, ये एक सरल विधि है। पियर्सन सहसंबंध गुणांक को प्रदर्शित करते हैं, 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब कल्पित मान शून्य हो तो किस सूत्र द्वारा सहसंबंध निकालेंगे, तो 59 का राइट आंसर ए हो जाएगा, आर इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपान अंडर रूट नॉट अंडर रूट आर इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपान एन माइनस सी एक्स इंटू सी वाई अपान सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ये इसका सूत्र रहता है। सहसंबंध गुणांक महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त सभी परीक्षण की वैधता के लिए इसकी गणना करनी पड़ती है या शैक्षिक मार्गदर्शन में सहायक है। इसकी सहायता से तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। टी टेस्ट का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। दो माध्यों के बीच अंतर की सार्थकता की जांच करने के लिए, दो जो माध्य हैं अलग अलग समूहों के, उनके बीच के अंतर की सार्थकता की जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टी टेस्ट के अन्य उपयोग हैं, तो इसका 62 में इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पियर्सन आर की सार्थकता की जांच के लिए, स्पीयरमैन सहसंबंध की सार्थकता की जांच के लिए, अंक द्विपद्धत सहसंबंध की जांच के लिए, इन सभी में हम इसका प्रयोग टी टेस्ट का करते हैं। टी परीक्षण का सूत्र होता है, तो राइट 63 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही हैं। यानी टी इक्वल टू मीन डिफरेंस अपान सिग्मा
डी, और या इसको लिख सकते हैं टी इक्वल टू ये मध्यमान ही होता है x1 का मध्यमान माइनस x2 का मध्यमान अपान सिग्मा डी। पर टी टेस्ट की अपेक्षा टेस्ट का उपयोग कब करते हैं? तो 64 का राइट आंसर जो है हमारा डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी जब न्याय दस का आकार बड़ा हो, मतलब 30 से बड़ा हो, क्योंकि टी में तालिका देखनी पड़ती है, क्योंकि जेड टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम की आवश्यकता नहीं होती है। उपरोक्त सभी सही हैं। काई वर्ग परीक्षण का निर्माण किया था, तो इसमें हमारे जो हैं ए हो जाए, कार्ल पियर्सन ने इसका निर्माण किया था। हमारा है काई वर्ग परीक्षण का सूत्र होता है, तो 66 का राइट आंसर ए हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, या काई, इसको काई भी लिख सकते हैं, काई का ये सिंबल होता है, काई स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट f0 माइनस एफ ई अपान एफ ई का होल स्क्वायर। काई वर्ग परीक्षण का उपयोग कब किया जाता है? तो 67 का राइट आंसर, 67 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही हैं, यानी अनुपात व संभाव्यता की जांच के लिए, अनुपात क्या है, संभाव्यता क्या है, परिकल्पनाओं की सार्थकता के परीक्षण के लिए, प्रत्याशित तथा प्रक्षेपित घटनाओं के संबंध ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एनोवा का प्रतिपादन किसने किया है? तो 68 का राइट आंसर डी हो जाएगा। फिशर महोदय ने इसका प्रतिपादन किया है। एनोवा को टी टेस्ट की अपेक्षा ज़्यादा क्यों प्रयुक्त किया जाता है? तो 69 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य हैं, क्योंकि टी टेस्ट में अलग अलग समूहों की गणना करनी पड़ती है, और बी है क्योंकि टी टेस्ट ज़्यादा समय लेता है, इसलिए हम एनोवा का यूज कर लेते हैं। मध्यमान के लाभों में शामिल हैं, तो 70 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी ये सभी शामिल हैं। कौन कौन से? मध्यमान की गणना शीघ्रता से की जा सकती है तथा गणना सरल भी है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापनों में सर्वाधिक शुद्ध मान या प्रतिनिधित्व मध्यमान से ही करता है। अनेक सांख्यिकीय गणनाओं जैसे प्रामाणिक विचलन व सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने में भी मध्यमान की गणना आवश्यक है। मध्यमान की सहायता से तुलना अन्य केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की अपेक्षा अधिक जटिल होती है, तो इसलिए इसका प्रयोग कर लेते हैं। एफ रेशियो का सूत्र है, तो एफ रेशियो का सूत्र देख लेते हैं क्या है। तो इसका सूत्र ए और बी दोनों सही है, यानी लार्ज वेरिएंस अपॉन स्मॉल वेरिएंस, ये भी सही है, और अमॉन्ग वेरिएंस अपॉन विथ इन वेरिएंस, ये भी सही है। यानी दोनों में से आप कोई भी सूत्र लगा के जो है एफ रेशियो जो हमारा है उसको निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मध्यमान के दोष होते हैं, तो अब भाई दोष देख लेते हैं मध्यमान के क्या हैं। तो इसमें राइट आंसर ए हो जाता है, यानी केवल एक है। जब दिया हुआ अंक वितरण अपूर्ण व मुक्त छोरों वाला हो तब मध्यमान का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये इसकी प्रॉब्लम है अपनी। ठीक है, प्राचलिक तकनीक के प्रयोग को संतुष्ट करने वाली स्थितियां हैं। 73 का राइट आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कौन कौन से प्रेक्षण स्वतंत्र हों, प्रतिदर्श का चयन सामान्य वितरित जनसंख्या से हो, चर का मापनी अंतराल मापनी पर संभव हो। तो प्राचलिक तभी मतलब पैरामीटर सांख्यिकी तकनीक का प्रयोग कब कब आप कर सकते हैं? जब प्रेक्षण स्वतंत्र हो, पहली शर्त है। दूसरी शर्त इसमें प्रतिदर्श का चयन सामान्य वितरित जनसंख्या से मतलब किया गया हो, मतलब समझाती जनसंख्या, और चर का मान अंतराल मापनी पर संभव हो, और ये जो है एनपीसी मतलब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का भी अनुसरण करता हो। फिर है प्राचलिक सांख्यिकी का उदाहरण नहीं है, इसमें से प्राचलिक सांख्यिकी कौन नहीं है ये पूछ रहा है। तो 74 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। मध्यांक इसका इसमें शामिल नहीं होता। सुमेलित कीजिए, यानी 16 पीएल परीक्षण दिया है, टी परीक्षण दिया है, एफ परीक्षण दिया है, टेट परीक्षण दिया है। इनको क्या करना है? मिलाना है। तो 75 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी ए में तीसरा जाएगा। 16 पीएल जो है कैटल ने दिया है, बी यानी टी परीक्षण हमारा जो है वो स्टूडेंट ने दिया है, स्टूडेंट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। जो एफ परीक्षण है वो फिशर महोदय का है, और हमारा टेट परीक्षण मोरे महोदय का है। अप्राचलिक सांख्यिकी का वो उदाहरण नहीं है। अप्राचलिक इसमें से कौन नहीं है? तो 76 का राइट आंसर जो है, 76 का राइट आंसर ए, सॉरी
डी हो जाएगा क्षेत्र का राइट आंसर, डी हो जाएगा। प्रतिशत इसमें नहीं आता, बाकी माध्यिका, शतमांक, मानविटनी इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अप्राचलिक सांख्यिकी का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक क्यों किया जाता है? तो 77 का राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसकी पूर्व कल्पनाएं साधारण होती हैं, इसकी सांख्यिकी क्षमता अधिक होती है, इसके अनुप्रयोग में सरलता होती है। वर्णनात्मक सांख्यिकी मुख्यतः आते हैं। वर्णनात्मक सांख्यिकी में मुख्यतः क्या क्या आता है देख लेते हैं। तो इसमें ए और बी दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप और परिवर्तनशीलता के उपाय दोनों आ जाते हैं। परिवर्तनशीलता के प्रमुख उपाय नहीं है, तो 79 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी मानक विचलन, माध्य विचलन, सहसंबंध। तो ये देखा जाए सभी हैं, इसमें नहीं वाला हट जाएगा, उपाय है तो ये मतलब इसमें सभी हो जाएँगे। आनुपातिक सांख्यिकी के अन्य नाम है, अनुपातिक सांख्यिकी के अन्य नाम है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी प्रतिचयन सांख्यिकी या आगमनात्मक सांख्यिकी के नाम से भी इसको हम बोल सकते हैं या जानते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। वर्णनात्मक सांख्यिकी के विषय में निम्न कथनों में विचार करें। क्या है? वर्णनात्मक सांख्यिकी के बारे में क्या-क्या यहाँ पे दिया है उसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र में वर्णनात्मक सांख्यिकी का सर्वाधिक प्रयोग किया आता है, बिल्कुल सही है। यह परिस्थितियों तथा संबंधों जो वातावरण में वर्तमान में है, अभ्यास में जो चालू है, विश्वास विचारधारा तथा अभिवृद्धि जो पाई जाती है अथवा नई दिशाएं जो विकसित हो रही हैं संबंधित है। सादे शब्दों में वर्णनात्मक सांख्यिकी वैसे सांख्यिकी को कहा जाता है जिसका उद्देश्य संख्यात्मक तत्वों का साधारण ढंग से मात्र वर्णन करना होता है। ये सभी बातें इसके बारे में सत्य हैं। अनुमानिक सांख्यिकी की प्रविधियां हैं, तो अनुमानिक सांख्यिकी की प्रविधियां हैं, इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। सभी हैं। संभाव्य वितरण, परिकल्पना परीक्षण, सहसंबंध परीक्षण, ये सभी हैं। गुणात्मक डाटा प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। साक्षात्कार, दौरान, सूची के द्वारा, प्रश्नावली के द्वारा। गुणात्मक डाटा को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए करना पड़ता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वस्तु परक प्रस्तुतिकरण, सांख्यिकी विश्लेषण, क्रमबद्ध संवर्धीकरण। गुणात्मक डाटा को मात्रात्मक डाटा में बदलने के लिए सर्वप्रथम करना होगा, तो इसका राइट आंसर वी हो, उसका वर्गीकरण करना होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई विचार करो। तो इसमें क्या है, विस्तृत आंकड़ों को सार्थक तथा विश्लेषण योग्य बनाने के लिए केवल उनका व्यवस्थापन तथा आलेखी कि निरूपण ही पर्याप्त नहीं होता, बिल्कुल सही है। केंद्रीय प्रवृत्ति का पता लगाना भी आवश्यक होता है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय प्रवृत्ति से यह यहाँ अभिप्राय उस संख्यात्मक माप से है जो कि प्राप्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। ये सभी बातें इसके बारे में सत्य हैं। कैसे कहा गया है कि संवर्ग में आते, कैसे कहा गया है कि संवर्ग में आते हैं, तो 87 का हमारा राइट आंसर डी है। सभी संप्रेषण का स्वरूप, कथन का स्वरूप, प्रबलता का प्रविधि, उपयुक्त सभी कांस्टेंट कंपेरिजन विधि है, तो 88 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। तुलनात्मक विधि है। इंडक्टिव डाटा एनालिसिस में आंकड़ों की कोडिंग होती है, तो 79 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। खुली कोडिंग। फिर है 90 में सम्मिलित करना है। प्रयोग, क्षेत्र अध्ययन, सर्वेक्षण विधि, सहसंबंध अध्ययन, तो ये 4 चीजें दी हैं, इनको सम्मिलित करना है। नैसर्गिक प्रेक्षण, परिवर्तनों का नियंत्रण, 2 या 2 से अधिक कारकों के प्रांतों का प्रभाव, प्रश्नावली, इन 4 से मैच करना है, तो हमारा 90 का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ए में देखते हैं दिया क्या है, उसके आधार पर इसको मैच करा लेते हैं। ए में इसमें दिया है 21-43 के अकॉर्डिंग इसको मिला लेते हैं। 21 यानी क्षेत्र अध्ययन जो है नैसर्गिक प्रेक्षण में आ जाएगा। फिर हमारा प्रयोग जो है परिवर्तनों पर नियंत्रण से आ जाएगा। फिर हमारा 43 है यानी सहसंबंध सर्वेक्षण विधि जो है वो प्रश्नावली से आ जाएगी। और सहसंबंध अध्ययन 2 से अधिक कारकों के प्रभाव से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें त्रिभुजन की उपयोगिता है, तो इसमें इसका जो 91 का राइट आंसर हो जाएगा। 91 का राइट आंसर डी हो जाएगा। सभी ये शुद्ध निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, शोध की सही तस्वीर सामने आती है, इससे प्राप्त सूचना का उपयोग अन्य स्थितियों में किया जा सकता है। 10 छात्रों के कुल स्कोर 220 थे तथा इसमें सिग्मा एक्स का मूल्य 18 हो, तो मध्यमान विचलन कितना होगा, तो 92 का जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो बी हो जाएगा। 1.8 निम्नलिखित प्रांतांकों का प्रसार कितना होगा। प्रसार में ये करते हैं सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं, जो भी मान आता है वो उसका प्रसार हो जाता है। तो 93 का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी 19 इसका आ जाएगा। इस तालिका द्वारा शोधकर्ता के निष्कर्ष निकाला है।
तो ये जो हमारे तालिका वाले हैं प्रश्न, इनको हम अवॉइड करते हुए आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को वही प्रश्न देखने हैं जो थोड़ा आसानी से किए जा सकें और जल्दी से हम उन प्रश्नों को ख़त्म कर लें। तो अभी ये सब मान वाले प्रश्न हैं, तो इनको हम लोग छोड़ के अब आगे बढ़ जाते हैं। और हम अब लास्ट हमारी जो यूनिट रहेगी उसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो काफ़ी बड़े प्रश्न दिए हैं, बड़े प्रश्नों में क्या रहता है कि हम लोगों के लिए जब हम इस टाइप से पढ़ते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहते हैं। तो लास्ट हमारी ये यूनिट है, इसको कंप्लीट करके हम लोग क्लास को एंड करेंगे। गुणात्मक शोध किसकी जांच की एक विधि है। जो हमारा गुणात्मक शोध है, ये किसकी जांच की एक विधि है, तो इसमें जो हमारा है डी हो जाएगा एक हिसाब से। शैक्षणिक, सामाजिक विज्ञान, बाजार अनुसंधान, तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं देखा जाए हमारे गुणात्मक से जुड़े हुई हैं चीज़ें, तो इसमें हमारे हिसाब से इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी कहीं ना कहीं गुणात्मक जांच से संबंधित क्षेत्र हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। शोध का मॉडल किसकी अवधारणाओं के करीब है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्राकृतिक विज्ञान के इस गुणात्मक शोध के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निजातीय शोध, व्यक्ति अध्ययन, प्रतियोगी अवलोकन, ये सभी आ जाएंगे। 4 हमारा है। गुणवत्ता शोध में कितने प्रकार के आंकड़ों को संग्रहित किया जाता है, तो 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 3 प्रकार के। मैक्सवेल को गुणात्मक शोध को परिचालित करने के लिए कितने अवयवों को महत्वपूर्ण माना है मैक्सवेल ने भाई, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 5 प्रकार के। ग्राउंडेड थ्योरी में किसका व्यवस्थित एकत्रीकरण के माध्यम से सिद्धांत का निर्माण किया जाता है, तो 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। डेटा का। ग्राउंडेड थ्योरी अभिकल्प को किसने विकसित किया, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बर्नी ग्लेसर ने। ग्राउंडेड थ्योरी के विकास में किस पद्धति का योगदान है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तुलनात्मक पद्धति। ग्राउंडेड थ्योरी की खोज के प्रकाशन के पीछे कितने उद्देश्य शामिल किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 3 ग्राउंडेड थ्योरी की संकल्पना सर्वप्रथम कब प्रकाशित की गई थी, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वर्ष 1967 में। ग्राउंडेड थ्योरी ने किस क्षेत्र में प्रमुखता से कार्य किया, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, विनिर्माण, इन सभी क्षेत्रों में। फिर हमारा है ग्राउंडेड थ्योरी के विकास प्रकार निम्नलिखित में से कौन से नहीं हैं, तो 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सिद्धांत का घटता हुआ स्वरूप। बाकी प्रश्न निर्माण, विश्लेषण, संस्मरण, साक्षात्कार, प्रतिलेखन, ये सभी हैं। ऐतिहासिक रूप से ग्राउंडेड थ्योरी को समाजशास्त्र के किस रूप में माना जाता है, तो इसका राइट आंसर 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रत्यक्षवादी। किस विद्वान के अनुसार ग्राउंडेड थ्योरी सिद्धांत प्रकृति में सतत चक्रीय है, जो इसकी प्रवृत्ति अनुसंधान में चक्र की आवश्यकता होती है, तो इसका 4 का राइट, सॉरी 14 कहाँ से आ गए, अरे सॉरी 14 पे ही हम आ गए, देखे नहीं, हमें लग रहा 4 पे हैं। कोई नहीं, 14 का हमारा जो राइट आंसर है बी हो जाएगा। टेबर ने ऐसा कहा है, ग्राउंडेड थ्योरी प्रकृति में चक्रीय है, जो इसकी प्रकृति अनुसंधान में चक्र की आवश्यकता होती है, तो ये टेबर जी का कथन है। ग्राउंडेड थ्योरी को किस प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है, तो 15 का राइट आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा, विलंबित प्रक्रिया के रूप में। ग्राउंडेड थ्योरी के अभिलक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है, तो 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कठोर प्रक्रिया, विलंबित प्रक्रिया, आकस्मिक डिजाइन, पुनरावृत्ति, ये सभी शामिल हैं। ग्राउंडेड थ्योरी अभिकल्प का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नवीन तथ्यों की खोज करना। फिर हमारा है ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च संचालित करने वाले चरण निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हैं। कोडिंग पार्ट, मेमोइंग सिद्धांत, एकीकृत सिद्धांत। ग्राउंडेड थ्योरी अनुसंधान में सिद्धांत की खोज कहाँ से होती है, तो हमारा 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कोडिंग के द्वारा। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा पहचाने जाने वाले प्रत्येक अवधारणा के नोट्स रखे जाते हैं, तो 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मोमोइन सिद्धांत। नकारात्मक केस विश्लेषण का अध्ययन किस सिद्धांत में किया जाता है, तो 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा, एकीकृत सिद्धांत में। पारस्परिक शोध डिजाइन सामान्य तौर पर किस पर आधारित होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वास्तविकता पर। ग्राउंडेड सिद्धांत को किस आधार पर सिद्धांत बनाने में अपनाया जाता है, तो 23 का राइट आंसर हमारा जो रहेगा बी हो जाएगा,
वर्तमान घटना पर ग्राउंडेड थ्योरी की दुर्बलता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विश्लेषणात्मक अध्ययन की पद्धति। बाकी हैं क्या? उच्च गुणवत्ता की कमी, अभाव स्वभाव, अज्ञात स्वभाव, निष्कर्ष हमेशा परिष्कृत होना। शोधकर्ता किसी सिद्धांत के अध्ययन में किसे एक केंद्र बिंदु मानता है? 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा, डेटा को। किसके अनुसार अनुसंधान अभिकल्प किसी अध्ययन की योजना, संरचना तथा व्यूह रचना है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कर्लिंगर जी के अनुसार। किसके अनुसार सार्थक प्रदत्त संकलन के लिए योजना निर्माण की अनुसंधान अभिकल्प है? योजना निर्माण ही अनुसंधान अभिकल्प है, तो 27 का आंसर सी हो जाएगा, यानी मिलर महोदय की ये बात, मिलर महोदय ने ऐसा कहा है। फिर हमारा है शोध अभिकल्प के प्रमुख लक्षण में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? तो 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी हैं। शोध का विषय, अध्ययन की प्रकृति, तथ्य, ये सभी शामिल हैं। शोध विषय के रूप में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा, पुस्तकालय, परिवेश, व्यक्तिगत उपयुक्त सभी। विश्लेषण में सामग्री के एकत्रित तो होने के बाद किसका संकेत नहीं दिया जा सकता है? तो 30 का राइट आंसर डी हो जाएगा, निर्वाचन का। शोध अभिकल्प के किस अभिलक्षण में यह संकेत दिया जाना चाहिए कि सर्वेक्षण कितने समय के अंदर संपन्न हो जाना चाहिए? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सर्वेक्षण में। सह संबंधी इस अभिकल्प की सीमाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 2 प्रकार की। किस विद्वान के अनुसार कारक अभिकल्प के अनेक प्रयोगात्मक अभाव को निर्धारित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चैपलिन। कारकीय अभिकल्प प्रयोग एक अनुसंधानकर्ता को 2 या 2 से अधिक उपचारों के सम्मिलित प्रभावों को एकल प्रयोग के माध्यम से मूल्यांकन करने की सुविधा प्रदान करता है। यह किसने कहा है? तो 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, क्रिक महोदय ने। कैंपबेल स्टेल ने प्रायोगिक अभिकल्प को कितने वर्गों में बांटा है? तो 35 का राइट आंसर जो है ये हो जाएगा, 2 भागों में। किसके अनुसार अर्ध प्रायोगिक अभिकल्प में यादृच्छिक रूप से उपचार समूह तथा तुलना समूह का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा, किडर महोदय के अनुसार। कोलिर ने वर्ष 1933 में सर्वप्रथम कहाँ क्रियात्मक अनुसंधान के संप्रत्यय को प्रस्तुत किया है? तो हमारा 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अमेरिका में। केंद्रित साक्षात्कार का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो 38 का राइट आंसर सी है, पर्टन के द्वारा। प्रश्नावली विधि का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया था? तो 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा, स्टनले ने। असमतुल्य तुलना समूह में अभिकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 40 का राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी स्थिर समूह तुलना अभिकल्प, असमतुल्य तुलना समूह, असमतुल्य तुलना समूह सहित समक्रम अभिकल्प, ये सभी चीजें इसमें शामिल हैं। आगे देख लेते हैं, निजात पद्धति का नामकरण किसने किया था? निजात पद्धति शास्त्र का नामकरण किसने किया था? तो ए गारफिंकेल महोदय हैं, गारफिंकेल महोदय, उन्होंने किया है। किसी भी घटना का अध्ययन किसने कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 2 प्रकार से। निजात पद्धति शास्त्र किसे मान्यता नहीं देती? तो 43 का राइट आंसर डी हो जाएगा।